दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का आज तीसरा वीडियो है। अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। हम आज से संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो फिर प्रारंभ करते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थे। वर्ष 1934 में संविधान सभा का गठन का विचार M.N. रॉय ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत व्यवस्था की गई थी। संविधान की कुल सदस्य संख्या कितनी? 389 निर्धारित की गई थी। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 मिली। कांग्रेस को कितनी मिली? 208 और मुस्लिम लीग को 73। छोटे समूह व स्वतंत्र राज्य सदस्यों को 15 सीटें मिली। एक बार फिर से देख लीजिए, 296 सीटों में से ब्रिटिश भारत में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह तथा स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। इसके बाद देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इनमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को ही पहली बैठक में कुल
सदस्य 207, जिसमें 9 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय यानी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 हो गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसे अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए कुल अधिवेशन 11 हुए हैं। कुल अवधि 165 की थी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कुल अधिवेशन कितने थे, 11, और कुल अवधि 165 दिन की थी, जिसमें से 114 अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान में अंगीकृत किया गया। इसमें 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इनके नाम की बात अगर की जाए तो नंबर 1 पे आती हैं विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरे नंबर पर राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दाक्षायणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मास्किरीनी तथा 15वें नंबर पर अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं शामिल हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब आ गया है प्रश्नकोश, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उत्तर होगा स्वराज पार्टी 1934। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में
किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका उत्तर ए है और वो है एम एन रॉय। वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने किया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात की बात है। यह प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में किया गया था। क्रिप्स मिशन का जो ईयर है इसको जरूर याद रखें। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? उत्तर होगा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। अगला प्रश्न है, इन सदस्यों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उत्तर होगा विलियम वुड। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिंग लॉरेंस भारतीय सचिव, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, जबकि विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? उत्तर होगा सी। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। एक बार फिर से, 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसके कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, कथन बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी हिंदू परिषद और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। वे भारतीय गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य
से की गई थी। 1945 में लंदन गए, वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार में बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेविल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेविल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना था। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेविल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, इसलिए भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और कारण क्या है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। बेविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्य की संख्या समान होनी थी। ये बात तो सही है, लेकिन बेविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये गलत है। इस वजह से कथन तो सही है, सी इसका आंसर है, लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत संविधान सभा के विषय में सत्य है? उत्तर होगा 3 और 4। जो सही है बस वही पढ़ लेते हैं। 3, वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। आपने पहले भी देखा था कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन तो कतई नहीं था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा ए और डी। इसे एक बार आप देख लीजिए। ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। और डी, यह कई समितियों में कार्यरत थी। वही सेम क्वेश्चन मिलता जुलता रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत है? उत्तर होगा सी, यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर। यही बात अभी आप पढ़ के आए हैं कि इसमें वयस्क मताधिकार का कोई नामो निशान नहीं था। इसके अलावा बाकी जितने हैं सब सही हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन ही हो जाएगा। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि थे। सी तो आप जानते हैं कि इस हिसाब से गलत है, इसलिए क्योंकि वयस्क मताधिकार पर तो संविधान सभा कहीं से थी नहीं। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित था। संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। किसके द्वारा? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। जैसे आज के टाइम में ऐसे कई से चुनाव होते हैं, जैसे कि प्रधान का चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष जहां जाकर हर सदस्य वोट देता है, लेकिन जिला पंचायत या फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष नहीं होता। उसमें प्रतिनिधि होते हैं, जैसे जो किसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं और जाके वोट देते हैं, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न
सी सही है इसमें, विभिन्न प्रांतों द्वारा चुना गया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही आंसर भी होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी आपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले भी पढ़ा है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध अध्यक्षता की थी और ये अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीटेड। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, उत्तर होगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बना था। इस लाइन को एक बार और देख लीजिए। 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया, उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर होगा ए। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों द्वारा एकल संविधान संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तीनों सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपने 11 देखे थे, लेकिन यहाँ 11 तो कोई है नहीं, तो उसके समकक्ष 12 ज़्यादा उचित है, तो सी होगा आंसर। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 11 वर्ष
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि 165 दिन की थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि थी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये प्रश्न सही समझ में भी नहीं आ रहा है, आप इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लीजिए, ज़्यादा काम आएगा। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, ना कि अध्यक्ष, H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व V.T. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, जहां भी संघ शब्द आ जाएगा, अब जवाहरलाल नेहरू चुनाव कर लीजिएगा, और जहां प्रांत शब्द आ जाएगा वहां वल्लभ भाई पटेल अक्सर सही होता है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी स्थायी उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनिकल नरसिंह राव यानी B.N. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी उचित नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा अंतिम रूप से देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया उत्तर होगा संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया यानी कि अंगीकृत अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, उत्तर बी है। वर्ष 1946 में संविधान सभा में प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत में बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट विकल्प बी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। जन्म 1891, मृत्यु 1956। भारतीय संविधान सभा के मुख्य भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1981 के महू मध्य प्रदेश में तथा 1891 में महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर को 1956 में दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया गया। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उत्तर बी है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, तब भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है।
दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के सदस्यों के तथ्य एवं विचार ग्रहण किए हैं, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? उत्तर होगा मौलाना आजाद ने। संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? उत्तर होगा महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। उत्तर इसे कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाए जाते समय उनके वक्तव्य का अंश है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन था आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ के अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? उत्तर होगा ग्रेनविले ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अगला चैप्टर नोट्स। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। समिति, एक साइड में समिति लिखी है, दूसरे में अध्यक्ष। संघीय समिति, संघीय जैसे संघ का नाम आया जवाहरलाल नेहरू। अब तुरंत बिना सोचे ये बात अगर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों, असम और अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र जैसे असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति ए.बी. ठक्कर। संघीय शक्तियों के संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस के.एम. मुंशी। संबंधित समिति सदन यानी हाउस समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारिणी यानी फंक्शन संबंधी समिति जी.वी. मालवांकर। राज्यों संबंधी समिति वित्त एवं स्टाफ राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पत्र यानी क्रेडिडेंटल संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान शामिल थे। खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णामाचारी इस समिति में शामिल किया गया था। तदर्थ समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्नकोश निम्नलिखित में से संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। समिति: संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति यानी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर अभी प्रांतीय की जगह पे संघीय होता तो जवाहरलाल नेहरू होते। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे मिलान है, लेकिन आप इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लीजिए, ज़्यादा सही है। मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन यानी स्ट्रिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप बी आर अम्बेडकर। के मुंशी कार्य संचालन समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। समिति में कितने अन्य सदस्य थे? उत्तर होगा 6। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप तथा पांडुलेखन समिति में 6 सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। इनमें बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 मृत्यु के उपरांत टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? उत्तर होगा सी। और सी में आंसर है एन गोपाल स्वामी और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर डी वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित
झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरीदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माती परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर डी.बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया था। विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं रहे, जबकि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित किया गया है। संविधान का स्रोत। नोट्स। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि का उपबंध किया गया है। 1935 के अधिनियम से एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, ब्रिटिश संविधान द्वारा क्या? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि का उपबंध लिया गया है। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान की प्रेरणा से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों के नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कर्नाटक के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और शिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक एवं राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय, जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे अभी, के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श गणराज्य की अवधारणा ली गई, जबकि जर्मनी के संघ को आपातकालीन शक्ति और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। प्रश्नकोश। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएस से, यानी अमेरिका। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। विचार यूएसए और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? उत्तर होगा संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप का, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्परीक्षण की संकल्पना यानी कि जुडिशियल रिव्यू
निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदर्शों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है भारत और यूएसए में। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों में ही परिसंघ के समान लक्षण हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? उत्तर होगा कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? उत्तर होगा कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना प्रस्तुत हुई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कि कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से प्रदान हुई है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस सूची में ऐसा विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में से टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ग्रहण की गई? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की गई है। उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? उत्तर होगा आयरलैंड। भारत के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उपबंधित किया गया है। किस देश का नीति निर्देशक तत्व में निर्माण में योगदान रहा है? आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणराज्य। भारतीय संविधान में राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणराज्य से प्रभावित हुए थे। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। संसद की शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके। आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। यहाँ पर भी आप एक्सप्लेनेशन ही देख लीजिए। वैसे भारत संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसमें सी इसलिए गलत है क्योंकि ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र द्वारा, बाकी सब सही है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है।
मौलिक अधिकार, अमेरिका अधिकार पत्र, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडल सरकार, ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध, कनाडा का संविधान। यहाँ भी मिलान की ही बात है, तो आप फिर से इसे देख लीजिए। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये मूल रूप से कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कथन: भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वही प्रश्न बार बार रिपीटेड है। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, उत्तर होगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। नोट्स: भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 निश्चित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 निश्चित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। एकदम दिमाग में इसे बसा लीजिएगा, क्योंकि मिलान में जरूर आएगा। भाग 9 का नगर पालिकाएं। 9 खा यानी कि 9B सहकारी समिति। 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 यानी XV। ऐसे भी आप इसको रोमन अंक वाला याद रखिएगा, क्योंकि मिलान में हो सकता है कन्फ्यूजन ला दे, तो रोमन अंक भी ध्यान में देख लीजिएगा एक बार। 15 XV यानी रोमन अंक में ऐसे लिखा गया है, तो आप समझ लीजिए। निर्वाचन 16 XVI यानी कि 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 राजभाषा। 18 आपात उपबंध। 19 प्रकीर्ण है। 20 संविधान संशोधन। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 संक्षिप्त नाम। प्रारंभ में हिंदी पाठ
और निरसन। दोस्तों इसको एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और भूलता भी उतनी ही तेज है जितनी तेजी याद होता है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 निरसित, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9A नगर पालिकाएं, भाग 9 खा यानी कि 9B सहकारी समितियां, भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 10 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 14 का अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 19 प्रकीर्ण, 20 संविधान संशोधन, 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रथिकृत पाठ और निसरण। प्रश्न कोश। भारत संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर होगा 22। भारतीय संविधान के क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल 25 भाग हो चुके हैं। सुमेलित नहीं है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सुमेलित नहीं है, बाकी इसमें सब सुमेलित है। आप देख लीजिए, मौलिक अधिकार आप देख सकते हैं भाग 3 में है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मौलिक अधिकार 4A में है। और 4A में क्या है ये भी आप देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य 4A में है, इस वजह से ये गलत है। नागरिकता भाग 2 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ही इसमें सही नहीं है क्योंकि मौलिक कर्तव्य चार ए इसमें 6 लिखा है, 6A, जबकि वो मौलिक कर्तव्य 4A में है। आप इसके यही रोमन अंक का ही प्रॉब्लम है क्योंकि आई आगे पीछे हो गया है, बाकी सब सही है। राज्य संविधान का भाग 6 मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के 4A के अंतर्गत है। अन्य 3 युग्म सही हैं। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? भाग 9। अंतःस्थापित संबंधी भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग में अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि अनुच्छेद खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245, 255 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इस अध्याय का भाग 2 अनुच्छेद 256, 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें आधा सही और आधा गलत भी रहता है। उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के लिए बालक यानी प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में है। 0 से 6 होगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएगा, लेकिन 6 से 14 वर्ष है इसलिए मौलिक कर्तव्य।
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। उत्तर संघ और राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से सुमेलित है। उत्तर होगा भारत संविधान का चौथा का मौलिक कर्तव्य। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व और चौथा का मौलिक कर्तव्य तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सुमेलित युग्म सी है। नागरिकता इसमें सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा बी, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र जो है वो 8 में है और इसमें 7 ही दिखाया गया है। तो नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिकाएं 9B, निर्वाचन 15। नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिका 9A, निर्वाचन 15। संविधान का भाग 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। भाग 9 पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 9A नगर पालिका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा डी, अधिकरण, जो कि ऐसा नहीं है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूची एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है और यहाँ पर अधिकरण कर दिया गया है, तो इस वजह से गलत है। बाकी आप देख लीजिए, सब सही है। पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9A, सहकारी समिति 9 ख यानी 9B। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का को जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है। तो भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। याद रखिएगा, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? उत्तर होगा 9। भारत के कौन से संविधान में पंचायती राज संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं? उत्तर होगा भाग 9। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान, मौलिक कर्तव्य भाग 4A भारत का संविधान, संघ भाग 5 भारत का संविधान, आपात उपबंध 18 भारत का संविधान। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा सी, क्योंकि मूल कर्तव्य भाग 4A, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76 के अनुसार। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं भाग 14, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष उपबंध, जो कि डी सही है। संविधान में अनुच्छेद नोट्स। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार
गणना की दृष्टि से लगभग 465 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद क, ख, ग आदि जोड़कर जोड़ा गया है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। संविधान में मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से 12 हो गई। विधानतः नए राज्यों को अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, अनुच्छेद 22, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 41 कार्य के लिए न्यायोचित मानवीय दशा एवं प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 42 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 सहसो पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित प्रधानमंत्री की कर्तव्य, राष्ट्रपति की विधायकों पर अनुमति, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 164 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 द्वारा उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, अनुच्छेद 256 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण, वित्त आयोग 280, अखिल भारतीय सेवाएं 312, संघ लोक सेवा आयोग 315, अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के आयोगों के कार्य, अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान का आरक्षण, 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। प्रमुख अनुच्छेद एक ही दृष्टि में संघ का नाम राज्य क्षेत्र,
अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में गांव शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों का संवर्धन, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन एवं वन जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 55 भारत के निर्वाचन की पद्धति, 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 राष्ट्रपति की पद की योग्यता, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, 72 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 69 संसद के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, 83 एक राज्यसभा का स्थायी सदन, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाना, अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 159 राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना,
201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 का ग्राम सभा। 243 घ पंचायतों का गठन। 243 ज्ञ पंचायतों की संरचना। 243 घ पंचायतों के स्थान का आरक्षण। 243 छ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था नगर पालिकाओं का गठन। 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या घ जिला योजना के लिए समिति। 243 या छ सहकारी समिति का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखी के बारे में प्रावधान। 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 खा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की घोषणा के प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन की शक्ति की प्रक्रिया। प्रश्नकोश भारतीय संविधान में हैं। उत्तर होगा 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि में वर्तमान में इनकी संख्या 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अब भी ये 395 ही है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद का खागा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। संविधान में मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियों भी जोड़ी गई, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं?
उत्तर पहले आपने देख ही लिया, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, जो कि डी है, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, जो कि मूल संविधान में थे। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा। नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान अनुच्छेद 323A। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 117। अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के खंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकेगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 121 उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का निर्बाधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है और संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु बंद कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? उत्तर होगा बी। भारत का निर्वाचन आयोग 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 48D। बाकी सब सही है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 निःशुल्क विधिक सहायता 39(1) ग्राम पंचायतों का गठन। 40 समान नागरिक संहिता 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 48 में नहीं बल्कि 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आंसर ही देख लीजिए। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 245 संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 राज्य की आपात उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के
हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा गया था, जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। अंग्रेजी में इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होता है, जबकि आकस्मिक के लिए अंग्रेजी शब्द कॉन्टिजेंसी का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। विधानता नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 समता का अधिकार। 14 गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। 22 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति प्रदान करना। 111 अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण निर्वाचन। 324 अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 वित्त आयोग। 280 वित्तीय आपात। 360 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 वित्त आयोग। 280 प्रशासनिक अधिकरण। 323 ए संघ लोक सेवा आयोग। 315 अंतर्राज्य परिषद। अनुच्छेद 263 वित्त आयोग। 280 प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 का संघ लोक सेवा आयोग। 315 सुमेलित है। उत्तर होगा 352 आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेद सही प्रावधान हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उत्तर होगा 241। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार। 41 कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां। अनुच्छेद 42 सैसों पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्व में 45 में वर्णित है, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ 45 में इसके स्थान पर सैसों पूर्व देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है।
भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार हैं: 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371 का नागालैंड, 371 खा असम, 371 गा मणिपुर, 371 घा आंध्र प्रदेश, 3 या तेलंगाना, 371 अंगा आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 चा सिक्किम, 371 झा मिजोरम, 371 झ अरुणाचल प्रदेश, 371 झा गोवा, 371 इया कर्नाटक।